तो बच्चे किंगडम मोनेरा, लास्ट लेक्चर में किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था और किंगडम मोनेरा में हमने कुछ चीजों के बारे में बात की। यही कि किंगडम मोनेरा में किन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है, आर्के बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, और आर्के बैक्टीरिया में मिथेनोजेंस क्या होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स क्या होते हैं। उसके बाद यूबैक्टीरिया में क्या स्ट्रक्चरल फॉर्म्स अवेलेबल है, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। ग्राम स्टेनिंग बच्चे नॉर्मली तो किंगडम मोनेरा यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास सेल वाले चैप्टर में है, बट हम यहीं पे डील कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किंगडम मोनेरा में यानी कि यूबैक्टीरिया, उसमें रिप्रोडक्टिव मोड्स क्या रहेंगे, जिसमें से हमने कुछ सेक्सुअल मोड्स भी किए यानी कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये तीनों मोड्स भी कंप्लीट किए और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ यूबैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास हम बात करेंगे आज एक बेसिलस यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया की। तो उसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूबैक्टीरिया, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले तो हमारे पास जब भी कोई सेल का स्ट्रक्चर बताया जाता है, मैं सेल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूबैक्टीरिया इट्स अ प्रोकैरियोट एंड एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसमें सेल का स्ट्रक्चर इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगा, राइट। तो बच्चे हमारे पास एक सेल के स्ट्रक्चर में आउटर कवरिंग होती है और उसका इनर कंटेंट होता है जिसे नॉर्मली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, न्यूक्लियोइड, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। सो इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ बेसिलस बैक्टीरिया। जैसे मैंने कहा तो सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी में प्रेजेंट रहेगी। सो दिस पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज सम एक्सटेंशंस, हियर आर सेक्स पिलाई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फर्दर आगे एक्सटेंड हो रहे हैं कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, हियर इज फ्लैजुला एंड इन सम केसेस सीलिया इज प्रेजेंट। तो मैं यहाँ ही बना दिया है, यही बात कर रहे हैं। पर ब्रिसल लाइक अरेंजमेंट्स कुछ और भी हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया में पाए जा सकते हैं, दैट इज फिम्ब्रेन, जो उनको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे, जो हम थ्योरी में बात करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हियर वी हैव सेल वॉल, ठीक है। तो बच्चे इसी सेल वॉल के होने की वजह से हमारे पास इनिशियली इन बैक्टीरियाज को प्लेस किया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में विद किंगडम प्लांट, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा एडिशनल और लेयर है हमारे पास बैक्टीरिया में अदर देन सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। अगर लूज है तो स्लाइम लेयर कहा जाएगा, अगर टफ और रिजिड है तो कैप्सूल कहा जा सकता है। तो इसीलिए मैं दोनों नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स होगी, तो कैप्सूल बाहर होगा, कैप्सूल और स्लाइम लेयर सेल वॉल के बाहर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल के बाहर कैप्सूल। और ये हमारे पास इन्फेक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कैसे वो मैं आगे बताती हूँ। अब बच्चे वन मोर थिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, अंदर की तरफ आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है विच इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन है, दैट इज मेसोसोम, टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए हर एक सेल काम करता है, उसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ रहेंगे। सो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो मेसोसोम इसीलिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर अकोमोडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। नाउ हियर प्रेजेंट इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड यानी कि freely present chromosomal material. Now this 70s ribosomes,
We have two types of ribosomes, ATS and 7TS. 7TS are present in case of prokaryotes and some eukaryotic organelles even. तो अब ये है प्लाज्मिड यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ये प्लाज्मिड, ठीक है, एंड सम आरएनए मॉलिक्यूल आर देयर टू कैरी आउट सम फंक्शंस, प्रोटीन सिंथेसिस फर्दर। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रू बैक्टीरिया। तो अभी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ थ्योरी जान लेते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल वर्क कर लेते हैं कंप्लीट यहाँ पे। तो बच्चे सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में बीइंग अ मोनेरा हमारे पास ये एक स्ट्रिक्ट प्रोकैरियोट है जिसमें सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो है सेल कवरिंग। तो सेल कवरिंग में सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट्स अगेन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है, लिविंग है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो कि सब में प्रेजेंट रहेगी। एंड बच्चे दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज इन्वेजिनेशन आल्सो। इस इन्वेजिनेशन को मिसोजोम कहा जाता है। टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, अभी भी मैं कह रही हूं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोकैरियोट के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं, इन्फ्यूज्ड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास मिसोजोम रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाने के लिए प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बच्चे this plasma membrane extends to form 6 villi also, which forms conjugation bridge। हमने लास्ट क्लास में बात की कि conjugation क्या होता है, तो conjugation bridge बनाने में हेल्प कर रहा है। तो F पॉजिटिव बैक्टीरिया में 6 villi होगा बेटा, है ना, लास्ट लेक्चर में बात की थी ना हमने। कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है, उसमें से एक ही बैक्टीरिया ऐसा है होता है जो कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाने में रोल प्ले करेगा। तो बच्चे अब नेक्स्ट कवरिंग है हमारे पास सेल कवरिंग, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एक डेड कवरिंग होती है, डेड रिजिड कवरिंग, एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। क्या डिफरेंस है अलग अलग बैक्टीरिया में वो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ठीक है। सो इट्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एंड थर्ड वी हैव स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर और कैप्सूल, द आउटरमोस्ट लेयर इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल के ऊपर होगी। तो इट इज प्रेजेंट अबव सेल वॉल, ठीक है, एंड इज आइदर लूज और फ्लेक्सिबल। तो अगर लूज और फ्लेक्सिबल है तो उसे स्लाइम लेयर कहा जाएगा। एंड इफ इट इज रिजिड एंड टफ, if it is rigid and tough then it is called as capsule, तो उसे कैप्सूल कहा जाएगा। तो बच्चे इसका काम क्या है, तो बच्चे जो स्लाइम लेयर कंट्रीब्यूट्स पैथोजेनिसिटी। अब आप पूछो कैसे, तो बच्चे वो इस तरीके से कि हमारे पास ये बैक्टीरिया जो है इसी स्लाइम लेयर की वजह से क्या करते हैं, मास बना देते, एग्रीगेट्स बना देते, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक कॉलोनी बना लेते हैं। तो बच्चे इस पर्टिकुलर केस में जब ये कॉलोनी बना रहे हैं तो एक जगह वो ज्यादा एग्रीगेशन होने की वजह से भी एफिशिएंटली इंफेक्शन कॉज कर पाते हैं, इनके रिमूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे ये लेयर्स जो है
तो इनको इम्यून सिस्टम से बचने में हेल्प करती है, कंप्लीटली नहीं, एक इनिशियल लेवल तक, ठीक है, मतलब किसी हद तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये बच सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइम लेयर जो है वो कहीं ना कहीं इनके एंटीजेंस को पार्शियली हाइड भी कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये 3 लेयर्स है जो कि हमारे पास इसकी कवरिंग के बाद काम कर रही है, यानी कि कंटेंट्स को होल्ड कर रही है, कुछ केसेस में सेक्सुअल एस्पेक्ट्स में भी हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगी, और दूसरा हमारे पास इसके केस में इंफेक्शियस नेचर भी प्रोवाइड करेगी। तो मल्टीपल फंक्शन आप कवरिंग नहीं देख पा रहे हो, तो अब खुद ही बताओ कि एनसीईआरटी का वो स्टेटमेंट सही है या नहीं, कि एनसीईआरटी कह रही थी कि देखने में ये बहुत सिंपल है बट इनका नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब आप खुद देखो सिंपलर स्ट्रक्चर में ही कितनी कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने अटेन करके रखी है। क्यों? क्योंकि बच्चे एक ही स्ट्रक्चर से वो बहुत सारे फंक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गई आउटर कवरिंग यानी कि सेल कवरिंग। अब हम बात करेंगे इनर कंटेंट्स के बारे में। तो बच्चे सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड जो है ये है हमारे पास सर्कुलर डीएनए। तो हमारे पास न्यूक्लियोइड इज सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। मैं सर्कुलर इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ बिकॉज प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सर्कुलर ऑलवेज, यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है बेटा। सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। और बच्चे हमारे पास ये डीएनए जो है इट इज प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, इट इज प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहता है। और बच्चे मोस्टली केसेस में देखा गया है कि न्यूक्लियोइड जो है वो नियरली मिजोजोम के पास रिलेट, मिजोजोम के पास, क्योंकि ये हमारे पास रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज कर रहा है तो इसलिए क्लोज एसोसिएशन में माना जाता है, बट हमेशा नहीं, यूजुअली, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड हो गया। और बच्चे हमारे पास इसी केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास ये क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो फ्रीली रहेगा यहाँ पे। अब उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है हमारे पास प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा रोल है, यानी कि अगर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बैक्टीरिया को करनी होती है तो उसमें हमारे पास प्लाज्मिड इन्वॉल्व होता है, जिसमें 3 मेन फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह के प्लाज्मिड्स हैं और अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं उसमें, ठीक है। तो प्लाज्मिड, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड एंड प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अगर बैक्टीरिया से ये निकाल भी दिया जाए तो भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में जहां पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ग्रोथ के लिए सब कुछ मिल रहा है, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको हाई टेम्परेचर दे दोगे, चाहिए उसको 20 डिग्री सेल्सियस, आपने दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस, अब बोलो कि प्लाज्मिड के बिना रह के दिखा, वो नहीं। ऑप्टिमम कंडीशन में ये सस्टेन कर लेगा जब उसके पास सब कुछ मिल रहा है उसे। तो बच्चे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बट इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे अलग अलग प्लाज्मिड्स के नाम दिए गए। तो बच्चे वी हैव 3 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड और 3 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास फर्टिलिटी फैक्टर, जिसे एफ फैक्टर कहा जाता है, और इस फर्टिलिटी फैक्टर जिस प्लाज्मिड में प्रेजेंट रहता है उसे एफ प्लाज्मिड कहा जाएगा। तो फर्टिलिटी फैक्टर वो फैक्टर है जो कि हेल्प करता है कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाने में विद द हेल्प ऑफ 6 सिलाई। तो उस बैक्टीरिया में 6 सिलाई प्रेजेंट रहेगा जहां पे फर्टिलिटी फैक्टर रहता है। और बच्चे यही बैक्टीरिया जिसमें एफ फैक्टर रहेगा उसको एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कॉन्जुगेशन के दौरान कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाएगा और ट्रांसफर करेगा जेनेटिक मटेरियल को। तो मतलब कल जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्जुगेशन की बात की थी जिसमें एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट था। तो बच्चे हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टेंस फैक्टर यानी कि आर फैक्टर, और जिसमें फैक्टर रहेगा आर प्लाज्मिड है वो।
रेजिस्टेंट फैक्टर यानी कि कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बचने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी रखते हैं, तो वो कैपेबिलिटीज आर फैक्टर की वजह से आती है। तो बच्चे दिस आर फैक्टर प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस फैक्टर होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस फैक्टर होगा, तो इस तरीके से अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉलीजेनिक फैक्टर। अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस रखता है किसी एंटीबायोटिक को लेकर, वो कुछ एंटीबायोटिक बनाता भी तो होगा, तो कॉलीजेनिक फैक्टर जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फैक्टर्स हो सकते हैं, फर्टिलिटी यानी कि एफ फैक्टर, रेजिस्टेंस यानी कि आर फैक्टर, और कॉलीजेनिक फैक्टर यानी कि कॉल फैक्टर। ठीक है, तो ये फैक्टर प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। आप तीनों में से देखो, सस्टेन करने के लिए कोई भी डायरेक्टली जरूरी नहीं है, एडिशनल फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास फोर्थ है 70s राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अलावा कोई और ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, और राइबोसोम्स भी 70s। 70s राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 70s राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स। और अब बात करूंगी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो बच्चे फ्लैजिला। तो बच्चे फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल ग्रैनुल। बेसल ग्रैनुल एक स्ट्रक्चर है, उससे ओरिजिनेट होते हैं, विच रिमेन्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चे ये बेसल ग्रैनुल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है बेसल ग्रैनुल, सिर्फ सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे हमें डिटेल में करना है। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि फ्लैजिला जो है उसमें ना 3 पार्ट्स होते हैं। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। फ्लैजिला हैज 3 पार्ट्स इन इट्स स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज बेसल ग्रैनुल, जिससे वो ओरिजिनेट हो रहा है, और ये बेसल ग्रैनुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है हुक, और तीसरा है फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा ये आया बेसल ग्रैनुल। ठीक है, इससे आएगी आगे हुक इस तरीके से, और ये है हमारे पास फिलामेंट। ठीक है, तो दिस वन इज हुक, ये बेसल ग्रैनुल, सॉरी बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये 3 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी बेसल ग्रैनुल किया है ना, बेसल बॉडी। तो बच्चे बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। The filament is the longest part of the flagella. The longest part of flagella. तो बच्चे ये फिलामेंट जो है ये एक्चुअली बीट करता है एक अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में। अगर 2 फ्लैजिला, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फ्लैजिला के अकॉर्डिंग उसे मूव करना है, एक लेफ्ट में मूव कर रहा है तो दूसरा राइट में मूव कर सकता है। सीलिया है, यानी कि हमारे पास सीलिया है, वो एक्चुअली मूव कर सकता है डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कोऑर्डिनेटेड मैनर में। यानी कि सीलिया के केस में क्या होता है, अगर वो एक तरफ मूव कर रहा है तो सारे सीलिया को एक ही तरफ, यानी कि राइट साइड मूव कर रहा है तो राइट साइड ही मूव करना। तो फ्लैजिला के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फ्लैजिला जो कि एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, जो कि एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करने की जरूरत नहीं है, ये अकॉर्डिंगली मूवमेंट करवाता है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, अगेन रिपीट कर रहे हो, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जिसमें से फिलामेंट उसका लॉन्गेस्ट पार्ट रहेगा।
इस फिलामेंट का या बेसल बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है, ये अभी की का कंसेप्ट नहीं है, हम सेल वाले चैप्टर में इसको डील करेंगे वापस से। ठीक है, फिलहाल बस ये जानेंगे कि फ्लैजिला लोकोमोटरी पार्ट है किसका, बैक्टीरिया का, जिसमें ये 3 पर्टिकुलर पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बच्चे हमारे पास सीलिया जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अगेन अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। तो सीलिया जो है अगेन अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है एंड दे बीट्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर फॉर मूवमेंट ऑफ सेल। ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्लैजिला की तरह लोकोमोशन में हेल्प करता है। एंड लास्ट स्ट्रक्चर वी नीड टू डील हियर इज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे डायग्राम में नहीं बनाया है, बट अगेन सीलिया की तरह ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बट इन्हें ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ब्रिस्टल लाइक यानी कि बिल्कुल ब्रश के अरेंजमेंट की तरह टफ्ट में रहते हैं, तो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है फॉर अटैचमेंट टू रॉक्स, यानी कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए, सरफेस के साथ अटैच करने के लिए फिम्ब्रे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। हमारे पास इस केस में यूकेरियोटिक बैक्टीरिया के केस में क्या था, साइनोबैक्टीरिया था। हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात की जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, याद रखेंगे। इसके हमारे पास अकॉर्डिंगली नेम है मिक्सोफाइसिए, मिक्सोबैक्टीरिया, साइनोफाइसिए, इस तरीके से बुलाया जाता था इनिशियली से, फिर लेटर ऑन ये अप्रोप्रिएट नाम दिया गया। और बच्चे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर अरेंजमेंट के साथ, यूनिसेलुलर है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, कॉलोनी पे नहीं जाना है, तो यूनिसेलुलर है बट ये बना के कॉलोनी में रहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फिलामेंटस अरेंजमेंट आ जाता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक भी है, यानी कि सॉल्टी वाटर को हमारे पास फ्रेश वाटर कहीं पे भी पाए जाएंगे, बट मॉइस्चर जहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल एरिया में भी है तो वहां पे भी ये पाए जाएंगे। और बच्चे ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो बच्चे ये एल्गी जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर के साथ है, जिसमें मल्टीपल सेल्स कॉलोनी में जुड़ी होती है, बीच में कुछ सिस्ट भी बनेंगे जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। और बच्चे हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजनस एंजाइम होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबिनाइन। ठीक है, और बच्चे हमारे पास इस फिलामेंटल स्ट्रक्चर में इस कॉलोनी के अराउंड एक शीट रहती है, यानी कि म्यूसिलेजिनस शीट, जो इसकी कॉलोनी को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो ये है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। और दूसरा है माइकोप्लाज्मा, जिसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि पीपीएलओ कहा जाता है, द स्मॉलेस्ट सेल in this living world with 0.1 micrometer to 0.3 micrometer in length, and it lacks cell wall, और सेल वॉल ना होने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज कर पाता है, और अकॉर्डिंगली इसे जोकर कहा जाता है लिविंग वर्ल्ड का, क्योंकि अपनी शेप अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है, मल्टीपल शेप शो करता है।